नमस्कार दोस्तों। पीबी बी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मुलांबित पांडे। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस सीखेंगे। ये इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हर किसी को जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी होता है। वैसे हम अपने बचपन के दिनों में भी जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते थे तो उसमें हमारा सबसे कहा जाता था कि इस तुम इसका फंडामेंटल सही कर लो तो तुम्हें कभी किसी चीज की इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में अगर आपने फंडामेंटल समझ लिया, मतलब समझो कि स्टॉक मार्केट की आपने मैक्सिमम चीजें सीख ली, क्योंकि इसका फंडामेंटल मीन्स ही होता है कि आप बेसिक जो जरूरत की चीज है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूरत होती है, वो आपने समझ लिया। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप लोग वाकई में इसको समझना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो इस चीज को आप स्टार्ट टू एंड पूरी वीडियो देखें। आई विल मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप थ्रू आउट वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर एक वैल्यू मिलेगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक के वीडियो में हमने ये सीखा कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने ये सीखा कि हाउ टू सेलेक्ट योर स्टॉक। तीसरे वीडियो में हमने डीमेट अकाउंट के बारे में बात किया कि कैसे आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे कि हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें किसी भी स्टॉक का, क्योंकि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का इरादा बना दिया। दूसरी चीज, आपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो सीख लिया। तीसरे में डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट आपको कैसे ओपन करना है वो सीखा। अब हम चौथे वीडियो में ये सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। इन्वेस्टमेंट से पहले फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है। कुछ लोगों का देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरह का, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको कि स्टॉक मार्केट में दो तरह की चीजें हैं। या तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं, इसका मतलब यह है कि आप एक लॉन्ग टर्म का व्यू देख रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू के लिए अगर आप इन्वेस्टेड हैं स्टॉक मार्केट में, तो फंडामेंटल से इम्पोर्टेंट कोई भी चीज दूसरा हो ही नहीं सकता। आप बिना फंडामेंटल एनालिसिस किए हुए किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए लोग जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहते हैं कि प्राइस इज आवर गॉड। मतलब जो स्टॉक का मार्क प्राइस ही डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक वो लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वो चल जाता है टेक्निकल एनालिसिस। प्राइस ही भगवान है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस प्रॉपर करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, मेरा एक डिस्क्लेमर है कि यह वीडियो क्रिएट किया जा रहा है ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सो फंडामेंटल एनालिसिस में हमारा पहला पॉइंट आता है कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। पहले हम ये समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी स्टॉक का क्या फंडामेंटल होना चाहिए, उसके बारे में हर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप बिगनर्स हैं, फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होना कि बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होती है। और आपका हार्ड अर्न मनी जो है वो लॉस हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी भी स्टॉक में आपने 1 लाख रुपए लगा दिया और वो स्टॉक के बारे में आप कन्विंस नहीं है, अगर वो 10% नीचे जाता है तो आपके अंदर एक हलचल, एक कौतूहल पैदा हो जाएगा कि नहीं, मुझे इस स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए। और अगर आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं है तो आप उस स्टॉक में बने नहीं रह पाएंगे। लेकिन अगर आपने सारे पैरामीटर को चेक कर रखा है और आपको एक कन्विक्शन है कि नहीं, ये स्टॉक आज मे बी 10% या 20% नीचे आया है, लेकिन इसकी फ्यूचर जो है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा है, तो आप आने वाले टाइम के लिए उसमें बने रहेंगे। और वो स्टॉक जो आज 20% नीचे है, वो आगे जाके आपको 100 टाइम्स या 10 टाइम्स या 20 टाइम्स भी रिटर्न दे सकता है। तो ये अगर आपको खुद
का एनालिसिस होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि हर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट का खुद से एनालिसिस जरूर करना चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइजर, अब हर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर कहाँ से एफर्ट कर पाएगा, और वो उसके पास ना उतने टाइम होते हैं और नहीं वो सारी चीजें कर पाता है, इसके कारण से वो मार्केट में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाता। तो अगर आप थोड़ा जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं, तो अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा डेली आप इन चीज़ों पे देंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छे, हर चीज़ देखिए समय मांगता है। आप बच्चा जब पैदा होता है तो वो अचानक ही उसको सब कुछ नहीं आ जाता है। 10वीं 12वीं इंटर ग्रेजुएट होने में भी 10 से 15 साल का समय लग जाता है। तो अगर आप नए मार्केट में आए हैं तो आप कभी भी इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट ना करें। एंटर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में करें। अगर आपको मार्केट में अच्छी टेक्निकल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने में आ गया, आपको कॉन्फिडेंस हो गया, फिर आप इंट्राडे या बाकी चीज़ों के लिए ट्राई कर सकते हैं। बट इनिशियली मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आप आगे जाएं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो पहला है, हम किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। हमने स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। मान लीजिए हमने 20 स्टॉक सेलेक्ट किए, अब हम एक एक स्टॉक को इन जो स्क्रीन पे दिए हुए कुछ पैरामीटर्स हैं उसके तहत हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो इन पैरामीटर्स पे वो स्टॉक को पूरा पूरा कर पा रहा है। तो हमारा किसी भी स्टॉक का जब हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो हम सबसे पहले उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू चेक करेंगे कि क्या इस स्टॉक का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो बिलो द लाइन है, एक्चुअल वैल्यू पे है, और ओवर वैल्यूड है। तो हम इंट्रेंसिक वैल्यू, देखिए क्या होता है कि कोई भी स्टॉक जब हम बाई करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई भी फ्लैट ही लेने जा रहे हैं, तो फ्लैट हम लेने जा रहे हैं तो हम 10 जगह उस चीज को चेक करते हैं कि कौन सा फ्लैट क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, वो बिल्डर कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसका डिजाइनर कौन था। ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। उसके हिसाब से हमें 10 जगह चेक करते हैं, और जो बेस्ट ऑप्शन और विद द बेस्ट फैसिलिटी, जो ऑप्शन हमें अच्छा लगता है हम उस चीज को बाई कर लेते हैं। लेकिन हम चेक तो जरूर करते हैं। उसी तरीके से जब हम एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट में जो हम कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम 2 साल के लिए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम उसको पहले चेक करेंगे कि उसका क्या क्या उस स्टॉक के बारे में प्रॉपर जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इंट्रेंसिक वैल्यू। इंट्रेंसिक वैल्यू का जो इंट्रेंसिक वैल्यू का निकालने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम इसको बाद में करेंगे। और हमारे पास बहुत सारे मार्केट में ऑप्शन है जिसके थ्रू हम इंट्रेंसिक वैल्यू को बहुत ही आसानी से वो रेकमेंड कर देगा कि ये जो इस स्टॉक का इंट्रेंसिक वैल्यू किस लेवल पे है, बिलो है, एवरेज है, और ओवर ओवर रेटेड है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि प्राइस, स्टॉक का प्राइस जो होता है वो उसका प्राइस है। उस प्राइस पे हमें क्या वैल्यू मिल रहा है उसको ही आप सिंपल भाषा में समझे कि किसी भी स्टॉक का जो प्राइस है, हम प्राइस पहले आप समझिए कि प्राइस और वैल्यू है क्या। प्राइस किसी भी चीज का जो कीमत होता है वो उसका प्राइस होता है। वैल्यू उस प्राइस पे जो भी चीज आप लेते हैं, जैसे कोई भी सर्विसेज लेते हैं हम, तो हम उसके लिए पैसे देते हैं और उसके बदले में जो सर्विस मिलता है वो हमारा वैल्यू होता है। तो इसी तरीके से हम जो भी स्टॉक जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं वो हमारा प्राइस हो गया, लेकिन उस प्राइस को पे करने के बाद जो उस स्टॉक के रूप में हमें वैल्यू मिल रहा है, वैल्यू मीन्स कि उसका जो आने वाला फ्यूचर, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, उस चीज को हम इंट्रेंसिक वैल्यू, कि कहाँ पे हमें उस स्टॉक में एंटर करना है, उसका एक्चुअल प्राइस प्रॉपर बेस लाइन पे कब है, उसके हिसाब से हम उस स्टॉक में एंटर करते हैं। दूसरा हमें क्या चेक करना होता है, रेशियोज। अब रेशियोज में कुछ है, प्राइस टू अर्निंग, पी वैल्यू। काफी लोगों में पी वैल्यू को लेके कंफ्यूजन रहता है, या
पी वैल्यू पे फोकस होता है। पी वैल्यू एक्चुअली है क्या है? मान लीजिए किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है, तो हमने उसको 100 रुपीज में बाय किया। अब 100 रुपीज के हमारे किसी भी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज है, और 100 रुपीज में वो स्टॉक जो अर्न कर रहा है, उसी को हम पी वैल्यू कर रहे हैं। मान लीजिए वो 100 रुपीज में हम जिस स्टॉक को खरीद रहे हैं, वो पर शेयर उसका अर्निंग जो है वो 1 रुपए है। तो मीन्स ये हुआ कि हमने 1 रुपए कमाने के लिए 100 रुपीज खर्च किए, तो वही पी वैल्यू होता है। पी वैल्यू जनरली जितना कम हो वो अच्छा होता है। उसके बाद आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है कि किसी भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, उस उस उसमें से उसमें बुक वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा प्राइस टू बुक वैल्यू मिल जाता है, रेशियो मिल जाता है। तो इस तरीके से हम पीवी भी वही है कि मान लीजिए आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 है, और उस स्टॉक का बुक वैल्यू जो है वो 100 रुपीज है। तो हम मार्केट कैपिटल 200/100 डिवाइडेड बाई 100 = 2 मीन्स उस स्टॉक का प्राइस टू बुक वैल्यू क्या हो गया, रेशियो क्या होगा, 2। मीन्स वो बिलो 10, डिपेंड करता है सेक्टर वाइज। ये पीई और पीवी वैल्यूज जो होते हैं वो सेक्टर वाइज वेरी करते हैं, बट ओवरऑल हम आगे जब डेमो लेंगे तो उसको चेक करेंगे। उसके बाद आता है हमारा चेक पॉइंट क्या होता है, डेप्थ रेशियो। डेप्थ रेशियो में क्या है कि डेप्थ क्या होता है, किसी मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिसमें 3 या 4 फैक्ट्री अभी रनिंग है। अब मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है। हमें बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें पैसे चाहिए होता है। तो पैसे चाहिए होता है तो पैसे लेने के दो तरीके हैं। या तो हम किसी से डेप्ट लेंगे, उधार लेंगे, या तो हम उसको स्टॉक अपने वो शेयर्स को वैल्यूट करेंगे, उसको बेचेंगे। तो डेप्थ रेशियो निकालने का तरीका ये है कि टोटल डेप्थ डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। उस कंपनी पे कितने टोटल डेप्थ है, और उसको डिवाइड जब हम टोटल एसेट से करेंगे, एसेट्स कितने उसके, जो आएगा वही उसका डेप्थ रेशियो। करंट रेशियो, करंट रेशियो भी सिमिलरली, करंट एसेट्स क्या है, किसी भी कंपनी का करंट एसेट क्या है, और उसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे, तो हमारे हमारा करंट रेशियो आ जाता है। तो बेसिक बेसिक पॉइंट, हमारा चेक पॉइंट ये है कि हमें प्राइस टू अर्निंग वैल्यू देखना है जो कम से कम हो। बट ये भी हमें देखना होगा कि उस स्टॉक, उस सेक्टर का, जिस स्टॉक के लिए हम देख रहे हैं उसका जब पी वैल्यू या पीवी वैल्यू देख रहे हैं, तो उसका एवरेज पी वैल्यू उस सेक्टर का क्या है, पीवी वैल्यू क्या है, डेप्थ रेशियो का एवरेज वैल्यू क्या है, और करंट रेशियो का। क्योंकि सेक्टर वाइज वो वेरी करता है। आईटी कंपनीज अगर हैं तो उनके अलग होते हैं, इंफ्रा की कंपनियों के अलग एवरेज होते हैं। तो उस समय आपको वो चीज़ें रिसर्च करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये इन चीज़ों को जब हम चेक कर लेंगे, तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा सोल्वेंसी रेशियो। रेशियो में ही एक होता है सोल्वेंसी रेशियो, एक्सेस कंपनी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेब्ट बर्डन। हाँ, तो सोल्वेंसी रेशियो में हम ये इन पॉइंट को तो चेक करना ही है, बट ये एडवांस कुछ पैरामीटर्स हैं सोल्वेंसी रेशियो, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि किसी भी कंपनी का जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। मान लीजिए अभी कंपनी ठीक है, चल रहा है, लेकिन उसका पिछले पीछे का क्या हिस्ट्री है, क्या डिफॉल्टर है या कुछ उसके ऊपर वो है, बर्डन है। तो इन सारे डेप्थ और बर्डन को चेक करना चाहिए हमें। और सॉल्वेंसी रेशियो, इबिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ड्यू। और उसके बाद होता है वैल्यूएशन रेशियो। वैल्यूएशन रेशियो में क्या करते हैं हम, उस सेक्टर का वैल्यूएशन निकालते हैं, स्टॉक उस सेक्टर में उस स्टॉक का क्या वैल्यूएशन है। मतलब ये है कि हम
स्टॉक का पीयर्स के साथ कंपैरिजन करेंगे कि ये एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, उसके पीयर्स का क्या वैल्यूएशन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर सेक्टर का कुछ आईटी कंपनी का अलग होता है, कंज्यूमर्स से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनकी पी वैल्यू, पी एंड अदर रेशियो काफ़ी हाई होते हैं। तो इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। अब हमारा इन सारे पैरामीटर को जब हम चेक कर लेंगे, तो इसके बाद हम एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच अपनाएंगे। वैसे तो मेरा पूछा जाए तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट का पहला पैरामीटर ये होना चाहिए कि वो फंडामेंटल एनालिसिस ये होना चाहिए कि जिस भी स्टॉक में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका बिजनेस क्या है। क्योंकि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2 साल 4 साल 10 साल के लिए इन्वेस्ट, क्या जिस स्टॉक को हमने सेलेक्ट किया है उसका फ्यूचर है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट, उसके बिजनेस में कहीं कुछ लीगल कंप्लायंस का इशू तो नहीं हो सकता, जैसे कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, जैसे टोबैको से रिलेटेड रेगुलेटरी आते हैं, पेट्रोलियम और वही इन सारी कंपनियों जो डायरेक्ट गवर्नमेंट से रेगुलेट होती हैं, तो उन कंपनियों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम बना रहता है। तो उस चीज को भी हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज की जिस स्टॉक को सेलेक्ट किया है उसका स्टेटस क्या है, किस टाइप का उसका, आई मीन पीएस के साथ जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या वो कंपनी मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेस करती है या उसके मार्केट में काफी कंपटीटर हैं, क्या वो लीडिंग लीडर है उस मार्केट सेक्टर का। तो इस चीजों को इन चीजों को भी एनालिसिस हमें जरूर करना चाहिए। जैसे आईआरसीटीसी है, आईआरसीटीसी एक मोनोपोली कंपनी है, अगर रेलवे का कोई भी बुकिंग है वो आईआरसीटीसी के ही थ्रू होना है। तो इन टाइप की इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा एक हाई वैल्यू एडिशन होता है, अच्छा होता है। बट इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि कंपेटिटर, मोनोपोली के बाद कंपेटिटर कौन है, क्या मार्केट में ये लीडर है और बाकी बहुत छोटी कंपनियां हैं, या नेक टू नेक कंपेटिटर हैं, वो भी हमें एनालिसिस करना चाहिए। गॉव पॉलिसी अभी हमने डिस्कस किया कि क्या उन स्टॉक का इम्पैक्ट उन कंपनियों पे गवर्नमेंट के पॉलिसी से रिलेटेड कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, उस चीज को भी एनालिसिस करना चाहिए। उसके बाद डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड क्या वो कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां डिविडेंड देती हैं, कुछ कंपनियां डिविडेंड के नहीं देती हैं, वो डिविडेंड के पैसे को अपने उस कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज करती हैं, जिसके रिवार्ड में उस कंपनी का शेयर काफी हाई हो जाता है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम फंडामेंटल एनालिसिस में, पैरामीटर्स हैं जिसको हमें फंडामेंटल एनालिसिस में एनालाइज जरूर करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरा, हमने अभी लिक्विडिटी रेशियो, हाँ कंपनी के साथ जिस कंपनी का हम लिक्विडिटी रेशियो चेक करेंगे कि क्या उस कंपनी के पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो कंटिजेंसी या कुछ वो प्रॉपर प्लानिंग है, उसके पास लिक्विडिटी का कोई क्रंच तो नहीं है। दूसरा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट, मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, बट उसमें जो इफिशियंसी नहीं है, मतलब प्रॉफिट भी हो रहा है लेकिन एक्सपेंस, सेल्स हो रहा है एक्सपेंस भी काफी हाई है, और प्रॉफिट प्रॉफिट का जो रेशियो है वो बहुत कम है। तो उस चीज को भी हमें एक पैरामीटर के तौर पे एनालाइज करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अगर इन सारी चीजों को अगर ध्यान रखें, उसके बाद आता है, ये सारे पॉइंट के बाद जब हम आते हैं तो सबसे बड़ा एक जो कॉमन लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो फाइनेंस से रिलेटेड जो नहीं है उनको भी बैलेंस शीट चेक करें, इन इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे चेक करें। तो आज के टाइम में जब हमारे पास इतने सारे टूल्स और एक्सपर्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं,
तो आप अगर थोड़ा सा अपना वो कॉन्शियस यूज करेंगे तो आपको इजीली इन सारी चीज़ों को टूल्स के थ्रू पता लग जाएगा। तो हम अभी देखेंगे डेमो में कि हम कैसे फाइनेंस बैलेंस शीट को देख चेक करते हैं, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। इसके बाद आता है अगेन मैनेजमेंट क्वालिटी, जो ये एक पॉइंट है जो सबसे पहले है किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, उस कंपनी का ड्राइविंग सीट पे होता है, ड्राइवर होता है। मैनेजमेंट अच्छा, उसका कन्विक्शन अपने कंपनी के प्रति अगर स्ट्रांग है तो वो कंपनी डेफिनेटली, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो आगे जाती है। अगर मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी कंपनियां छोटी हो जाती हैं और वो मार्केट से आउट हो जाती हैं। तो हमें मैनेजमेंट पे भी फोकस जरूर करना चाहिए। कंपटीटिव पोजीशन, उसका कंपटीटिव, अभी हमने डिस्कस किया कि उसका कंपटीटिव पोजीशंस क्या होना चाहिए। ग्रोथ पोटेंशियल, जो हमने मार्केट सेक्टर देखा है, जैसे उसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। मान लीजिए हम कोल इंडिया है। कोल इंडिया एक अच्छी स्टॉक है, वो डिविडेंड भी अच्छी देती है, फाइनेंशियल भी अभी उसका अच्छा है। लेकिन क्या आने वाले 10 साल 20 साल में कोल इंडिया अगर वही बिजनेस को कंटिन्यू करती है तो क्या क्योंकि पूरी दुनिया जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रही है। तो हमें उन सेक्टर को चुनना है जिनका फ्यूचर अभी तो मान लो स्टार्ट है या शुरू है। अगर हम लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और हमें अच्छा रिटर्न लेना है तो हमें उन सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है जिनका फ्यूचर आने वाले समय में भी बना रहे, रिलेवेंस बना रहे। तभी वो ग्रोथ जो है वो आपको एक क्या बोलते हैं उसको, अच्छा ग्रोथ मिल पाएगा। तो हम चलते हैं इसके बाद स्कैनर, स्टॉक स्कैनर। मैं तो टिकर टेप यूज करता हूँ, तो वहीं पे चलते हैं और कुछ स्टॉक को देखते हैं कि उसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो ये है हमारा टिकर टेप। यहाँ कोई भी स्टॉक जो आप सेलेक्ट कर किए हैं वो यहाँ पे आप टाइप करेंगे तो रिलेटेड स्टॉक्स आपको आ जाएंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स को लेते हैं। हमने टाइप यहाँ पे टाइप किया, इसको सेलेक्ट। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूं, टाटा मोटर एक ये रैंडम पीक है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट का सजेशन नहीं है। बिफोर इन्वेस्टमेंट आपको अपना रिसर्च खुद करके और उसके बाद ही रिसर्च आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लें। तो जब हम किसी भी कंपनी के वो टिकर टेप पे टाइप करते हैं तो उस कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस, प्रीमियम हैज बीन एवरेज, नथिंग एक्साइटिंग। मतलब इसका परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज अभी है, कुछ भी इसमें एक्साइटिंग नहीं रहा है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप 1 ईयर या 2 ईयर चार्ट पे देखेंगे तो ये स्टॉक ऑलरेडी इतने हाई पे चला गया है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो पहला चेक पॉइंट आपका होगा वो वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन हाई है, चाहे वो कितनी भी अच्छी स्टॉक हो, हम उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट फिलहाल नहीं करेंगे, देखेंगे उसको वॉच लिस्ट में। जब वो हमारे एक रेंज में वैल्यूएशन एवरेज स्टेटस में आएगा तब हम उसमें एंटर करेंगे। ग्रोथ, अब चूंकि ऑलरेडी स्टॉक इतने हाई पे चला गया है तो इसका ग्रोथ क्या है, प्रोडिक्शन लो है। तो ये सारे कुछ चेक पॉइंट्स हैं जो आप इस पे रेड फ्लैग, कोई भी इश्यूज, ये सारे कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। इनमें से प्रोमोटर प्लेस्ड होल्डिंग, प्रोमोटर ने कुछ वो प्लेस किया है या नहीं किया, ये सारी चेक पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम जो मेन पॉइंट पे आना चाहते हैं, ये तो यहाँ से आप वैल्यूएशन, इंट्रेंसिक वैल्यू चेक कर सकते हैं जो वैल्यूएशन से है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका इंट्रेंसिक वैल्यू जो है काफी हाई है। हम दूसरा, हम इसका फाइनेंशियल चेक करेंगे। फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ यहाँ पे आप उसका रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स सेल्स, तो आप ईयर टू ईयर और क्वार्टरली भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप एनुअल और क्वार्टरली चेक सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका ईयर टू ईयर जो है सेल्स बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 3,52,000 करोड़ रुपीज समथिंग था, जो बढ़ के 4,04,30,000 समथिंग हो गया लगभग।
काफी जंप मिला है। तो अब हमें यहाँ पे दो चीज चेक करना है। वैसे आप सारी डिटेल इकट्ठा करें तो वेल एंड गुड, बट ये दो चीज जो है वो हमें देखना है, देखने वाली चीज है कि क्या जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसका ईयर टू ईयर और क्वार्टर टू क्वार्टर जो सेल्स है वो ग्रो कर रहा है, किस परसेंट से ग्रो कर रहा है, उस चीज को आप कंसिडर करेंगे। दूसरा पॉइंट है नेट इनकम। नेट इनकम क्या है? अभी तक 2022 तक ये लॉस में चल रहा था, लेकिन 23 में इसने 2414 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि ये अभी अभी तक 19,300 समथिंग का प्रॉफिट जनरेट किया। अब देखिए यहाँ पे जो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, -41 रुपीज, चूंकि माइनस में था इसलिए -41 रुपीज था, वो अब यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 58 रुपीज हो गया। मतलब आप जो अभी कंपनी का करंट प्राइस है, अगर उस प्राइस पे आप खरीदते हैं, 992 रुपीज अगर आप खर्च करते हैं, तो आपको कंपनी कितने रुपीस उनका प्रॉफिट दे रही है। लेकिन ये प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये एक कैलकुलेशन है कि इतने के एक्सपेंस पे कंपनी जो है वो इतनी रुपीस कमा रही है। हाँ, इसका रिवार्ड जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे ये स्टॉक जब माइनस में था तो कहाँ पे था, 138, 1, 2, 3, 110, ऐसे ऐसे करके। लेकिन जैसे मार्केट में ईवी, दो चीजें हुई टाटा के साथ। एक तो 93 रुपीज से ये चला है 65 2020 में, वहां से जो 65 रुपीज से आज ये कितने टाइम्स बढ़ गए। तो इस तरीके से देखो, ट्रेंड को पकड़ना होता है। मार्केट, सब चीज अपने जगह है, लेकिन मार्केट में जो हवा के रुख को पहचान लिया, समझो कि वो सिकंदर है। नहीं तो सारे फंडामेंटल रह जाते हैं, टेक्निकल धरे के धरे रह जाते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप इन चेक पॉइंट्स को यूज करेंगे तो आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगा। 20%, 15% का ग्रोथ, 20% का इजिली ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं मेरे शायद। तो इस तरीके से तो अब सोचिए 2020 में जो स्टॉक 65 रुपीज में है, वो क्योंकि उसी समय कोरोना आया, उसके बाद से जो वो बढ़ा, उसके बाद ईवी पॉलिसी और बाकी चीजें आने लगी मार्केट इंडिया में, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई, तो वहां से कितना बड़ा जंप स्टॉक हुआ। तो इस तरीके से हम किसी भी जरूरी नहीं है ये स्टॉक, थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स हैं, हमें सिर्फ जरूरत है उन स्टॉक को ढूंढने। और यही एक सबसे मुश्किल काम है जो जो हम सीख रहे हैं। तो इस तरीके से हम फाइनेंशियल में जाएंगे। तो यहाँ पे आप नेट इनकम देख लेंगे, उसके बाद ईपीएस आपको दिख जाएगा। आपको कोई भी चीज़ निकालने के ये फॉर्मूला फिक्स करके आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट ये टूल्स ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, करंट डेटा इनके पास होता है। उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट, अब यहाँ पे इनकम हो गया, बैलेंस शीट देख चेक करना है। यहाँ से आप करंट करंट एसेट कितना है, करंट नेट प्रॉफिट, प्लांट इक्विपमेंट पे क्या खर्च हुआ, ये सारे हैं। ये आप टोटल एसेट्स यहाँ से ले सकते हैं, कितनी लाख करोड़ रुपए का है इसका। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट भी चेक कर लेंगे। ये अगर आप इसका, हाँ, यहाँ पे फोरकास्ट रेटिंग भी आता है, जो कुछ एनालिस्ट जो मार्केट को ये ट्रैक करते हैं इस स्टॉक को, उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। 69% एनालिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि इसको बाय किया जाए, बट अगेन दिस इज नॉट फॉर यू एज ए बिगिनर। आप अपना कुछ एनालिसिस करें, धीरे धीरे आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तो इस तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, उन पैरामीटर्स को चेक करेंगे, तो डेफिनेटली आई विल से कि आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। आप मार्केट में पैसा बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अपना पैसा बचा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट से आप पैसा बचाने के लिए पैसा लगाएं ही ना, मार्केट में बने रहें। आप अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे सेलेक्ट करके अगर आप बने रहेंगे लंबे समय तक, तो आप जरूर, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने एक शेयर, मैं उस शेयर का नाम नहीं लूंगा, बट वो शेयर मैंने सेलेक्ट किए थे जो लगभग 20 रुपए 18 रुपए के रेंज में थे, जिनके प्राइस आज 300 से ज्यादा हो गए। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है। हाँ, आप सस्ते शेयर के चक्कर में
पेनी शेयर या जिनके फाइनेंशियल और फंडामेंटल या छोटे स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। स्टार्ट में आप 20 ये निफ्टी 50 या अच्छी कंपनी है जिनके फंडामेंटल फाइनेंशियल या पीएसयूज कंपनियां हैं जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें, अच्छे रेट पे इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली ये आपको फायदा देगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द टेक्निकल एनालिसिस। दिस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया, फंडामेंटल डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि कैसे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसमें चार्ट देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट जो जेन्युइन हो, अनबायस, मैं आप लोगों के लिए ला सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।